जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लास्ट रिवीजन लेक्चर है फॉर दी ऑटम 22 अटेम्प्ट। और इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम जो एथिक्स के मॉडल्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड, दो बड़े मॉडल्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। एक टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल है और दूसरा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल है। तो इसके ऊपर जो है वो एक अच्छा सवाल, बड़ा सवाल कर ले। मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि इतना लेंथी सिनेरियो आपके पास पेपर में टेस्ट तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये है कि हम एक डिफिकल्ट सिनेरियो प्रैक्टिस करके या एक बड़ा सिनेरियो प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, पेपर में आपके पास इस रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरह की होगी। इस तरह की, जैसे उसने कहा असेस द सीक्रेसी ऑप्शन यूजिंग टकर्स मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। एक ऑप्शन इधर मेंशन थी, एक ऑप्शन इधर मेंशन थी जो कि बेसिकली क्या थी कि press ahead with the huge investment of new plant necessary to introduce the sync method into the factory, while as far as possible keeping the nature of the sync technology secret from competitors. Secrecy option इसको basically कह रहे थे। एक नया मेथड था बेसिकली जिसको यूज करके कुछ बेनिफिट्स कंपनी लेना चाह रही थी, और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, उनके व्यूज, फॉर एग्जांपल सेल्स डायरेक्टर्स के व्यूज आपको बताए गए कि वो जो था वो फेवर कर रहा था इसकी, जबकि फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो कह रहा था कि इसमें रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं कुछ, और रिस्क्स की बातें भी कर रहा था। फिर जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था बोर्ड का, उसने कहा कि इसको एक एथिकल पर्सपेक्टिव से भी हमें देखने की जरूरत है। ठीक है ना, कि क्या उनका कोई राइट है या ये सही है कि वो कंपेटिटर्स को आउट ऑफ बिजनेस इसकी वजह से कर दें, डोमिनेंस अपनी इंक्रीज करके। तो ये बेसिकली इस हवाले से एक डिस्कशन थी जो कि चल रही थी इस सिनेरियो के अंदर। अब सर जो टक्कर का मॉडल है वो बेसिकली आप को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक तो वो 5 क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, और फिर उन 5 क्वेश्चंस का जो, एक तो उन 5 क्वेश्चंस का आइडिया आपको होना चाहिए, और फिर उन 5 क्वेश्चंस को आपने केस स्टडी से उनकी जो लिंकिंग है वो करनी है कि केस स्टडी से वो किस तरह से मैप आउट होते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें, अब इसकी मैं आपको ड्राफ्टिंग बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपने एक एक पॉइंट टच करना था। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट। ये पहला आपका क्वेश्चन होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर आप अपने बाकी कंपेटिटर्स को पुश आउट कर रहे हैं और इफेक्टिवली जी सर हमने वहां पे लिखना है बकायदा आंसर में कि इज दिस हाँ प्रॉफिटेबल हाँ और हाँ हाँ, आगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्यों, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने प्रॉपर लिखना है। क्यों? क्योंकि ये है ही टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल। तो इस मॉडल की वो है ही ड्राफ्ट, वो मतलब ये मॉडल बना हुआ है इस तरह से, इज इट प्रॉफिटेबल, इज इट लीगल। तो हमने उसी तरीके से इसको लिखना है। अब इसमें क्योंकि एक मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और आपको पता है कि मोनोपोली के अंदर कंपनी के पास हमेशा जब भी मोनोपोली की बात होती है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आ रहे होती हैं। मोनोपोली की सिचुएशन में कंपनी के पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उस हवाले से बेसिकली आपके पास ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि मोनोपोली की क्योंकि सिचुएशन है तो उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में जब मैं इस डिसीजन को देखता हूं तो आंसर, अब इसकी ड्राफ्टिंग जरा देख लें। पहले आपने क्या कहा, यस या नो का आंसर दिया कि यस ये प्रॉफिटेबल है। फिर आपने उसकी आगे क्या की है, रीजनिंग की है इन द लाइट ऑफ द केस स्टडी
कि क्योंकि बाकी कंपेटिटर्स इसको कोप अप नहीं कर सकेंगे तो आपकी मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फिर सर जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि इज इट लीगल और नॉट, मतलब लीगल इसका मतलब है कि लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लायंट है या नहीं। तो इसका जवाब है यस, लीगल है। किस हवाले से लीगल है कि कोई लीगल प्रॉब्लम्स इसकी वजह से अपेरेंटली क्रिएट नहीं हो रही। कंपनीज इनोवेशन करती हैं, कंपनीज ऐसे मेथड्स लाती हैं जिसके थ्रू वो कंपेटिटर्स को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करती हैं। हाँ, अब आपको देखना होगा कि जिस ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जिस कंट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है या जिन कंट्रीज में कंपनी बिजनेस कर रही है, उधर मोनोपोलीज के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक आपके पास, आपने बी लॉ में एक लॉ पढ़ा होगा, कंपटीशन एक्ट। तो कंपटीशन एक्ट में कुछ मसले मसाइल बयान किए गए हैं इस तरह के, लेकिन इस केस स्टडी में क्योंकि कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं बताई हुई, तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। अगर क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ACCA का था, लेकिन आपने एज ICAP स्टूडेंट्स ये देखना और मेंशन कर देना है कि भाई इधर ये कंपटीशन एक्ट का कंसर्न क्रिएट हो सकता है। ठीक हो गई ना बात? तो आपने लीगल को लॉ के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, कि अगर कोई कंपटीशन एक्ट टाइप चीज है तो वो फिर इसको कंस्ट्रेंट कर सकती है, अदरवाइज कोई मसला नजर नहीं आ रहा। सर ये मोनोपोली बना ही नहीं रहा था ना सर, ये सॉरी, तो मोनोपोली बना ही नहीं रहा ना सर। असल में ये असल केस में के मुताबिक होगा ये इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये एक मोनोपोली की तरफ जा सकता है। यस सर। ठीक है ना? जो डिसीजन होता है, डिसीजन का इम्पैक्ट तो हमेशा फ्यूचर में आता है ना। जी सर जी। ठीक है, वो इसीलिए इस टॉपिक को अक्सर पढ़ाते हैं, जब कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं डिसीजन मेकिंग फॉर द फ्यूचर। जी सर। अच्छा, अब जो ट्रिकी एरियाज आमतौर पर लोगों को इस मॉडल में लगते हैं ना, वो हैं फेयरनेस और राइट। ठीक है, इसलिए इनको मैं इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूँ। जब फेयरनेस के ऊपर आते हैं ना, तो फेयरनेस का ताल्लुक है बेसिकली किससे? मॉरल जजमेंट से, मोरालिटी से। इट इज प्रोबेबल, अब जो फेयरनेस होती है, एक चीज एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है। एग्जाम्स अभी ये जिस तरह डिस्कशन चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई क्यों डिले हो, कुछ कह रहे हैं डिले होने चाहिए। एक को फेयर लग रहा है, एक को फेयर नहीं लग रहा। तो फेयरनेस जो है वो जरा रिलेटिव होती है। अब अगर इसी चीज को शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो तो शायद इसको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। क्यों अप्रिशिएट करेंगे? क्योंकि इससे आ रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। लेकिन अगर इसी चीज को शेयर होल्ड एम्प्लॉयज या शेयर होल्डर्स ऑफ कंपेटिटर्स के हवाले से इवेल्युएट करें तो उनको ये अनफेयर लगेगा। उनको क्यों अनफेयर लगेगा? उनका काम बंद हो जाएगा। वैसे उनकी प्रॉफिट वगैरह कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली, उनके एम्प्लॉयज की नौकरी चली जाएगी, उनके सर। शेयर होल्डर्स की वेल्थ खत्म हो जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली फेयरनेस में आपने देखना होता है कि जो स्टेक होल्डर्स ने इस डिसीजन में स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, आपने स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस से बेसिकली ये चीज इवेल्युएट करनी होती है। अच्छा, अब अगली चीज है इज इट राइट और नॉट। अब जो राइट और रॉन्ग का फैसला है वो बेसिकली ओवरऑल जो आपकी वैल्यूज हैं उनसे रिलेट कर रहा होता है। ठीक है ना? जैसे क्या ये राइट होगा कि आप कंपेटिटर्स को आउट कर दें, इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लें? ठीक है, लोकल कम्युनिटी के हिसाब से क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं? तो आप बेसिकली जो ओवरऑल वैल्यूज हैं
कंट्री की, सिटी की, टाउन की, उसके कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। जी सर ये फिर स्टेक होल्डर्स ही नहीं आ जाते इसमें भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब मैच लगता है इनका फेयर का और राइट का। जो फेयर और या राइट है, जी 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 आप सही कह रहे हैं, फेयर और राइट में एक मैचिंग लगती है, लेकिन फेयरनेस में ना, इसीलिए अगर आप राइट देखें तो उसने क्या कहा, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ एथिकल पर्सपेक्टिव। मतलब देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी या लीगल वाले पॉइंट्स थे, इसमें टेक्निकली स्पीकिंग एथिकल पर्सपेक्टिव नहीं इन्वॉल्व था। आपने नोट किया, इसमें एथिकल पर्सपेक्टिव नहीं इन्वॉल्व था। ये जो फेयरनेस है और राइटियसनेस है, इसमें ऑफ कोर्स एक मैचिंग चीज तो आपके पास एग्जिस्ट करती है। जब आप फेयरनेस के बारे में बात कर रही हैं तो आप उन स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस से बात कर रही हैं। जब आप राइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्या ये करना, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आपने फेयरनेस में देख लिया ना, तो अब आप ये देख रहे हैं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चीज राइट है या नहीं। अच्छा, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप फाइनल हतमी फैसला दे के आएंगे। जिस तरह अगर आप इधर भी देखें तो क्वेश्चन किया गया, इज इट राइट कि क्या कंपेटिटर्स को पुश आउट करना, ये बात हम फेयरनेस में डिफरेंट एंगल्स देख चुके हैं। अब राइट में हम उसी एंगल को इवेल्युएट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फेयरनेस में हमने सिर्फ पिक की है, ये बड़ा बारीक पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। फेयरनेस में ना हम खाली पिक कर रहे हैं कि भाई ये किस स्टेक होल्डर के लिए फेयर है, हो सकता है किस स्टेक होल्डर के लिए फेयर नहीं है। मोहम्मद रहमान, ये बात समझ रहे हैं कि फेयरनेस में हम इस चीज को देख रहे हैं कि किस स्टेक होल्डर के लिए फेयर है, किसके लिए फेयर नहीं है। लेकिन जब हम राइट पे आ गए ना, इज इट राइट, तो अब हम बेसिकली उसी फेयरनेस को क्वेश्चन करने लगे हैं कि वो जो आउटकम है वो फेयर है या नहीं, वो सॉरी वो आउटकम जो है, इज इट राइट और नॉट। क्योंकि जो नेगेटिव आउटकम है ना, ये इस मॉडल का मकसद ही यही है कि आप ये देख सके कि ओवरऑल नेट बेनिफिट किस चीज में है। ठीक है, और इसमें ये जो राइट है ना, इसमें आपने वो वाला आउटकम पिक करना है जिसमें जो पार्टी, जो स्टेक होल्डर फेयरनेस में नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इधर फेयरनेस में एक आपने मेन स्टेक होल्डर्स देखे, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स, वो तो पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहे थे। नेगेटिवली कौन इंपैक्ट हो रहा था? एसएचसी के कंपेटिटर्स, ये हो रहे थे नेगेटिवली इंपैक्ट। तो आपने जो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये डिसीजन मेकिंग राइट है या नहीं। ठीक हो गई बात? इसके बाद सर जो फिफ्थ आपके पास पॉइंट है ना, दैट इज सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली साउंड। ठीक है, अब इसमें आपको बताया गया कि इसकी वजह से जो एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो एमिशंस जब आपकी रिड्यूस हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स ये एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली आपके पास जो टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल है, ये तो मेरे ख्याल में रिलेटिवली डूएबल है और रिलेटिवली आसान है। जो फेयर और राइट का डिफरेंस था, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में वही समझना है कि फेयर, जब आप देखेंगे ना इज इट फेयर, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेजर स्टेक होल्डर ग्रुप्स और किस ग्रुप पे क्या इंपैक्ट है। और जब इज इट राइट है, तो उसमें आपने क्या देखना है कि जो ग्रुप नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, मतलब जिस ग्रुप के लिए अपेरेंटली डिसीजन अनफेयर लग रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन करना है कि इज दैट राइट, डज दैट कंफॉर्म्स टू द सोशल वैल्यूज और नॉट। ठीक है ना?
अच्छा, इसके बाद जी जी सर उनके लिए जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं सर राइट सॉरी जरा राइट के केस आवाज, में जी जी आप बताएं। जी सर आवाज आ रही है? अब सही आ रही है। जी सर जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं कंपटीटर्स यहाँ पे जो इस एग्जांपल में है सर, तो हाँ हाँ उनके लिए तो राइट के केस में हम क्या लिखेंगे? उनके केस में तो उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये राइट नहीं है, तो हर केस में तो राइट नहीं होगा सर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे होंगे। असल में आप जब राइट को आंसर कर रहे होंगे तो आप फिर एंड पे एक नेट बेनिफिट की बात कर सकते हैं ना। जैसे इस पर्टिकुलर आंसर में अगर आप देखें तो उसने एंड पे फिर जब राइट की बात की, जो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा था उसकी बात करके उसने क्या कहा, द सीक्रेसी ऑप्शन में बी ऑफ द मोस्ट बेनिफिट टू द लोकल कम्युनिटी of Sama Hill that the company has traditionally valued। तो जब आप ये इस तरह का ऑपोजिट स्टेटमेंट दे देंगे ना, तो उससे ये होगा कि जी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसमें कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स होते हैं। तो आपने पहले जो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है उसको क्वेश्चन भी कर दिया, और साथ ही आपने उस डिसीजन का जो फेवरेबल इंपैक्ट था उससे उसको निगेट भी कर दिया। ठीक है ना? आपके पास एक, क्योंकि ये जो एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि जी इसमें कोई यस नो आंसर्स बड़े मुश्किल होते हैं। मतलब दोनों स्टांसेस, ये अभी आपके पास जो रीसेंट हालाते हाजरा है उसी के साइड पे अगर देखें ना, तो कुछ लोग कहेंगे एग्जाम्स डिले करना इज राइट, सम पीपल वुड से इट इजंट। तो वो एक बड़ा नॉर्मेटिव या जजमेंटल सी चीज हो जाएगी। सर अगर इसी केस को देखा जाए तो यहाँ पे हम राइट में क्या लिखेंगे? इसी केस में जो आप एग्जाम्स की बात कर रहे हैं सर, तो अब नेगेटिवली देखें, जो इफेक्ट। हाँ ये बल्कि जी अच्छा है। इसी केस में अगर देखें फेयरनेस में आप क्या लिखेंगे कि जो लोगों ने, जिन लोगों के कंस्ट्रेंट नहीं है एग्जाम से, उनके लिए तो फेयर है कि एग्जाम्स हों। अच्छा, लेकिन एग्जाम्स होना उन लोगों के लिए शायद फेयर नहीं होगा जो कि फॉर एग्जांपल फ्लड अफेक्टीज हैं या जिनकी फैमिलीज जो हैं वो इसकी वजह से अफेक्ट हुई हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये फेयर नहीं होगा। अब आप आ गए राइट पे, इज इट राइट। अब इज इट राइट में आप सबसे पहले तो क्वेश्चन जो पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहे हैं उनका आप पहले टच नहीं करेंगे, पहले आप बात करेंगे कि क्या ये राइट है कि जो फ्लड अफेक्टीज हैं उनको डिसरिगार्ड करके, उनको इग्नोर करके एग्जाम किए जाएं। और साथ क्योंकि आपने एक एंगल ये करना है कि नेट बेनिफिट का, तो आप साथ उसमें ये कर सकते हैं कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम्स टाइम पर नहीं होते तो अगली अटेम्प्ट की प्लानिंग आईकैप की, आईकैप की इम्पैक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल फर्म्स में जो रिक्रूटमेंट्स हैं, इंडक्शंस हैं, वो डिले हो सकती हैं। तो आप उस एंगल से, उस एंगल को बीच में बिल्ड करके ये इसकी राइटियसनेस को क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने उस डिसीजन की फेवर में ही जाना है, आप उसके कॉन्ट्ररी भी डिसीजन कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा मार्जिन आपके पास अवेलेबल होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट या हर जो पर्सन इसको पढ़ रहा होता है वो एक अपने पर्सपेक्टिव से जाता है इसमें। तो सर जो राइट की पहली लाइन होगी, मतलब पहला जो हमने डिस्कशन करनी है, पहली बात जो नेगेटिवली इफेक्टेड है उसमें वो नेगेटिव राइट ही मतलब नेगेटिव राइट ही आना चाहिए आंसर। और उसके बाद एग्जैक्टली उसका कॉन्ट्ररी आपने या उसकी डिटेल्स आपने दे देनी है, मतलब एग्जैक्टली इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है फेयरनेस सर। में ऑप्शंस बता रही हैं। राइट में सबसे पहले जो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है
उसके एंगल से कहेंगे कि उसके पर्सपेक्टिव से ठीक है नहीं, और साथ कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जाहिर है एथिकल डिसीजन मेकिंग वहीं पे इन्वॉल्व होती है जहां पर मल्टीपल एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर मल्टीपल एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं वहीं पर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। अब हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी है, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, इसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग आती बेसिकली वहां पर है जहां पर मल्टीपल आपके पास वो इन्वॉल्व है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, ताकि क्योंकि ये टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल भी और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन दोनों में से एक जो है ना, वो मैं तकरीबन आपको 95% अश्योरेंस से बता रहा हूँ इन दोनों में से एक टेस्ट हो रहा है इस दफा। अच्छा जी, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में सर आपके पास बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? मैं वही बात है, एजम्पशन ये यूज कर रहा हूँ कि आपके पढ़ चुके हैं। हुआ क्या, रिक्वायरमेंट क्या है? द इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स एडवाइस वाज दैट मैरी जेन शुड हैव रिसीव्ड स्ट्रक्चरल वर्क to make her safe for operating in the rougher seas of the North Port route. Sea Ships Company did not act on the advice. Using the 7-step American Accounting Association model for ethical decision making, examine the company's dilemma on whether to ये असल इशू है। बेसिकली हुआ क्या, एक नाखुशगवार वाकया पेश आया इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से एक पूरा इंसिडेंट हुआ। वो आपने इंसिडेंट की डिटेल्स जो हैं वो पूरी इसमें देखी। अब पता क्या लगा कि जी ये जो कंपनी थी इसको हालांकि एडवाइस दी गई थी कि भाई अपनी ये स्ट्रक्चरल वर्क करके अपने ऑपरेशंस को सेफ बना लें, क्योंकि जो आपकी शिप्स हैं उनको सेफ कर लें, उसके लिए ये तब्दीलियां या ये स्ट्रक्चरल वर्क जो है वो कुछ रिक्वायर्ड था। ये कंसल्टेंट ने इसको एडवाइस दी हुई थी कंपनी को, लेकिन कंपनी ने उसके बावजूद इस पर एक्ट अपॉन नहीं किया, ठीक है। अब जो सवाल है वो बड़ा मजेदार है। अब इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ आपने वो उस सिनेरियो में देख लिया। अब जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं सर छोड़ दें सारी बातें, ये बात बतानी है पब्लिकली, ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है कि हमारे पास एडवाइस थी और हमने उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया, या नहीं बताना। अब अगर 1 मिनट के लिए एथिक्स को छोड़ दें, सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या फैसला करेंगे आप? नहीं बतानी चाहिए सर। कोई नहीं सोचने, बतानी चाहिए सर। इसमें कोई सोचने की मतलब बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स हम नो कहेंगे सर। कि जाहिर है कि नहीं बताना, नहीं। हमारा नुकसान है इसमें, तो हमने नहीं बताना। यही वजह है कि बिजनेस में और आप लोगों को भी एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसी वजह से आई कैप के तकरीबन अगर आप नोटिस करें ना, तो तकरीबन सारे ही पेपर्स में एथिक्स का टॉपिक इंक्लूडेड है, क्योंकि आपने एज बिजनेस मैनेजर्स आगे जाके इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई करेंगे, तो आप लोगों ने एज बिजनेस मैनेजर्स जब डिसीजन मेकिंग करनी है, एज फाइनेंस मैनेजर्स जब डिसीजन मेकिंग करनी है, एज ऑडिटर जब डिसीजन मेकिंग करनी है, जिस भी कैपेसिटी में जिस भी रोल में आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप जो एक एथिक्स है उसको माइंड में रखें। इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं कि भाई अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल अप्लाई करके मुझे डिसीजन मेकिंग करके दिखाओ। अब इस जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था कि टक्कर के 5 क्वेश्चन मॉडल में जब तक आप वो 5 क्वेश्चंस नहीं करेंगे अप्लाई, तब तक आप उसको सॉरी जब तक आपको 5 क्वेश्चंस मेमोराइज नहीं होंगे आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते।
बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल है, ये 7 क्वेश्चंस या 7 स्टेप्स ये आपको याद होने चाहिए। ये 7 स्टेप्स आपको मेमोराइज्ड होने चाहिए, क्योंकि ये पहले आपको लिखने होंगे पेपर में। ये 7 स्टेप्स पहले आपको पेपर में मेंशन करने होंगे, फिर आप आगे इसमें चलेंगे। तो अब हम इसकी जो ड्राफ्टिंग है उस एंगल से इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, ताकि आपको क्लियर हो किस स्टेप में क्या लिखना है। इसमें मसला हो जाएगा अगर आप स्टेप्स बदल देते हैं ना, तो इशू होगा। आपने एक तो इसको इन्हीं स्टेप्स में लिखना है। पहला स्टेप हमेशा क्या होगा? फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या वाकया हुआ है। बेसिकली कश्ती डूब गई और उसका एक रीजन क्या था कि वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी थी रफर सीज में ऑपरेट करने के लिए, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुई। अगर वो हुई होती तो शायद ये नाखुशगवार वाकया ना पेश आता। आप सिर्फ बेसिकली क्या कह रही है? फैक्ट्स ऑफ द केस बयान कर रहे हैं कि हुआ क्या है। एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें कश्ती डूब गई, और वो क्यों डूबी? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो की जानी चाहिए थी वो नहीं की। तो आपने इधर सिर्फ जो आपके पास केस स्टडी में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी ना, उसको इधर लोड करना है, उसको इधर लोड करना है कि भाई वाकया हुआ क्या है, इशू इन हैंड है क्या। अच्छा, अगर वो आपको फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी इस तरह की दे देते हैं ना जिसमें रेलेवेंट डिटेल्स है ही नहीं, तो वो आपको कह देगा या ना भी कहे, तो फिर यू विल हैव टू एज्यूम रेलेवेंट डिटेल्स। ऐसा होना नहीं चाहिए ये जो मैं सिनेरियो बता रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर अ बैड डे हमें पता होना चाहिए। दूसरा सर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 बात करते हैं कि इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं। सर एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये व्हाट आर द एथिकल इश्यूज जो है ना, वो सिनेरियो के जो रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। जवाब क्या है कि क्या ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है या नहीं। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या इसको कंसील करना है ताकि आप अपने लॉसेस को मिटिगेट कर सकें, शेयर होल्डर वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकें, बता के ये है कि आप बेसिकली जो अग्रीव फैमिलीज हैं उनको एक एक्सप्लेनेशन इफेक्टिवली इशू कर रहे होंगे कि हमारी इस नालायकी की वजह से या हमारी इस नेग्लिजेंस की वजह से ये मसला होगा। लेकिन आपको पता ना, जब आप ये बताएंगे तो उसके बाद फिर बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, फिर लिटिगेशंस आएंगे, क्लेम्स आएंगे, फिर IAS 37 में ले जाता हूँ, प्रोविजंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट कम होगा, शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर्स भी आपको कटहरे में खड़ा करेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं। अच्छा अब जी जी सर ये काइंडली स्टेप 2 दोबारा से बता दें, मेरा कनेक्शन वीक था तो इस वजह से समझ नहीं आई। श्योर, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टेप 1 है उसमें तो आपने फैक्ट्स बताए कि भाई कहानी चल क्या रही है, वाकया। बेसिकली स्टेप 1 को आप पता है कैसे याद रखें? मैं साथ साथ आपको टोटके भी बताता जाता हूँ। पता नहीं ऐसे ही लिखते हैं वाकया, यानी हुआ क्या है, हुआ क्या है। ठीक है, वो आपने इधर मेंशन किया। स्टेप 2 में सर आपने क्या मेंशन करना है? एथिकल इश्यूज। क्या मेंशन करने हैं? एथिकल इश्यूज। अफेक्टिवली आपने मेंशन करना है कि भाई फैसला किस बारे में करना है, फैसला किस चीज के बारे में करना है। इससे मुराद क्या है सर कि एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब किस चीज के ऊपर अभी ये जो सारा हम डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं
तो किस चीज पे डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं? डिसीजन मेकिंग इस चीज पे करने लगे हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है या डिस्क्लोज नहीं करनी, ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है या इसको छुपा लेना है। ये बेसिकली एथिकल इशू है। आगे सर आ जाएं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टेप 3 सर क्या है? स्टेप 3 में फोकस है नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज। कौन सी? जो इस सिचुएशन से, इस केस से रेलेवेंट है। ठीक है, अब नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज जो इस सिचुएशन या इस केस से रेलेवेंट है। बात समझ में आ रही है? अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो बेसिकली कंपनी क्योंकि लिस्टेड थी, तो जो स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस हैं वो भी इस पे अप्लाई होंगी। तो एग्जाम में अगर आपको नहीं भी बताया हुआ हो और सिर्फ इतना कहा गया हो कि ये कंपनी लिस्टेड है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आपने कहना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रेगुलेशंस। ये मैं आपको लिख भी देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जामिनर बड़ा खुश होगा। देखें PSX क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रेगुलेशंस। आपने कोई डिटेल में नहीं जाना कि ये क्या होती है क्या होते हैं, सिर्फ लिख भी देंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि यार ये सही तैयारी करके आए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रेगुलेशंस में ना पाकिस्तान में भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने नोटिस देना होता है कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन या कोई मटेरियल वाकया हो जाए ना, तो उसका एक नोटिस जाता है टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को उसका एक नोटिस भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिजास्टर हो गया एक कंपनी में, कोई मेजर प्लांट शट डाउन हो गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया कंपनी का, कंपनी ने बताना होता है टू द शेयर, टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो वो जो रेगुलेशंस हैं वो भी एक तो कंपनी से ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करती हैं। फिर दूसरी क्या चीज है कि कंपनी खुद क्लेम करती है कि जी हमारे बड़े हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स हैं और आउटस्टैंडिंग हम कस्टमर केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज क्योंकि इधर इंपॉर्टेंट हैं, तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी देखना होगा कि वो कंप्लाई हुए या नहीं। तो आपने स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रेगुलेशंस की बात की, कंपनी का जो अपना कोड ऑफ एथिक्स है उसकी बात की, और उसके अलावा जो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं आपने उसकी बात की। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं? ये वो नॉर्म्स, वैल्यूज हैं जो कि इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। मतलब एक केस में जो जो इश्यूज इन्वॉल्व है ना, उससे रिलेटेड जो कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, कोई कोड एग्जिस्ट करता है कंपनी का, चाहे वो अपना बनाया हुआ हो या वो कोई जनरल कोड हो, वो सारे बेसिकली आपने इधर लिस्ट डाउन करने हैं, मेंशन करने हैं। ठीक है, वो सारे आपने बेसिकली इधर लिस्ट डाउन करने हैं, मेंशन करने हैं। अच्छा, इसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है सर? स्टेप 4 में आपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बताने हैं। ठीक है, जो कि मैं कहता हूं तकरीबन स्टेप 2 की एलैबोरेशन ही है। आपके पास ऑप्शंस क्या है? स्टेप 4 बेसिकली क्या है? ऑप्शंस। सर स्टेप 4 क्या है? ऑप्शंस। एक ऑप्शन सर आपके पास क्या है? डिस्क्लोज कर दें मीडिया को, गवर्नमेंट को, स्टॉक एक्सचेंज को, फैमिलीज को बता दें।
कि भाई ये स्ट्रक्चरल वर्क फॉलो नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, छुपा लें, सप्रेस कर लें इंफॉर्मेशन। अब आपके पास सर आ जाता है स्टेप 5। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, वैसे सर ये बताने की कोई तुक तो नहीं बनती क्या आम चीज? आवाम को, ये जो उसकी एडवाइस थी सर, रीजन बताने की तुक तो नहीं बनती ना सर आवाम को? ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप आप नहीं दे सकते किसी को। बेसिकली आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ बिजनेस, व्यू से। यस यस सर, यस। बिजनेस। इसीलिए एथिक्स, इसीलिए सर एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं ना। एथिक्स पढ़ाने का मकसद ही यही है ना। सर देखिए, कंपनी ये तो से फिर कोई, ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट की जाती है ना, कंपनी से इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो रेगुलेशंस हैं वो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर रिक्वायर करते हैं। जो आपके अपने कोड्स हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम आउटस्टैंडिंग कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं, हम हाईएस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो अब बेसिकली इंटेग्रिटी का तकाजा तो यही है ना सर, कि फिर जब नहीं किया तो उसको यस सर। ट्रांसपेरेंट वे में कम्युनिकेट भी किया जाए। यस सर। जी ठीक है ना। जी ये जी जी। कमर्शियल और एथिकल पर्सपेक्टिव का फर्क ही आप इस क्वेश्चन के थ्रू, या ये जो मॉडल्स है ना इनके थ्रू वही फर्क आप सीखेंगे। स्टेप 5, स्टेप 4 में आपने देख लिया कि भाई ऑप्शंस हैं क्या क्या। अब जो 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 ऑप्शंस आपने आइडेंटिफाई की, उसमें क्या है, स्टेप 5 क्या कहते हैं, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन is most consistent with the norms, values and principles identified in step 3। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। और अभी जब ये पूरा मॉडल कंप्लीट होगा ना, तो आपको तब जाके एक एक स्टेप का पर्पस समझ आ जाएगा। ये बेसिकली जो स्टेप्स है ना, ये इस तरीके से क्यों है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। ये इस तरीके से इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू ना इंसान के ये जमीर को जगा रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स है ना उनके जमीर को बेसिकली जगा रहे हैं। तो इसमें अगर आप स्टेप 5 देखें तो वो क्या कहते हैं, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन is most consistent with the norms, values and principles identified in step 3। मैं आमतौर पर इसको किस तरह डिस्क्राइब करता हूं, मैं कहता हूं स्टेप 5 में ना आपने स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 3 को आपस में लिंक करना है। स्टेप 4 और स्टेप 3 को ना आपस में स्टेप में आपने क्या करना है, लिंक करना है। लिंक करने से क्या मुराद है, आपने स्टेप 4 में दो ऑल्टरनेटिव्स बताए ना। ऑल्टरनेटिव 1 के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें, ऑल्टरनेटिव 2 ना करें डिस्क्लोज। यही दो ऑल्टरनेटिव्स आपने बताए। अब आपने इनको ना मैच करना है विद स्टेप 3 कि भाई बताना नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स से के मुताबिक है या नहीं। इस इंफॉर्मेशन को छुपा लेना नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक है या नहीं। तो आपने बेसिकली स्टेप 5 में, आप ये भी कह सकते हैं स्टेप 5 को ये कि ये एक कंसिस्टेंसी चेक है। ये क्या है, ये कंसिस्टेंसी चेक है बिट स्टेप 4 और स्टेप 3 के दरमियान में, कि जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं उनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि नॉर्म्स, वैल्यूज से कंसिस्टेंट हैं और कौन सी हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। अब अगर आप देखें तो इस इंफॉर्मेशन का, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है तो मटेरियल, डिफरेंट पार्टीज इसकी वजह से अफेक्ट हो रही हैं, जैसे कि जो फैमिलीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं सेक्शन के, एक्सीडेंट के, गवर्नमेंट है, इंश्योरर्स इवन के होंगे। तो डिस्क्लोजर जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लगता है। लेकिन डिस्क्लोजर की वजह से ऑफ कोर्स फिर ग्रेटर पेनल्टीज भी आ सकती हैं। बट जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उस हवाले से डिस्क्लोजर जो है वो कंफर्म करता है, कंसिस्टेंट है विद दी नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना आपके आंसर का, वो है स्टेप 6।
स्टेप 6 आपको लेके जाता है जिस तरह स्टेप 5 को मैंने कहा ना कि ये एक क्या है, कंसिस्टेंसी चेक। ये क्या है? तो स्टेप 6 को मैं कहता हूं ये है एक रियलिटी चेक। स्टेप 6 क्या है? ये है एक रियलिटी चेक के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन के। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। इसका क्या मतलब है? अभी हमने बात की ना कि एक ऑप्शन है कि भाई डिस्क्लोज कर दो, सारा कुछ हकीकत बयान कर दो कि स्ट्रक्चरल वर्क नहीं किया था, इसकी वजह से ये मसला मसाइल पेश है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको अपने तक ही रखो और छुपा लो इस इंफॉर्मेशन को, ना बताओ कि स्ट्रक्चरल वर्क नहीं करवाया था, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की एडवाइस पे एक्ट नहीं किया था। ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ये दो ऑप्शंस आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है? ये दो ऑप्शंस आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कहां पर? स्टेप 4 में। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। वहां पर आप ये दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब यहां पर हम क्या देखने लगे हैं? इनके कॉन्सिक्वेंसेस के डिस्क्लोज कर देते हैं सारी इंफॉर्मेशन तो क्या फायदे नुकसानात हैं, नहीं डिस्क्लोज करते तो क्या फायदे नुकसानात हैं। बात समझ में आ रही है? डिस्क्लोज कर देते हैं तो क्या फायदे नुकसानात हैं, नहीं डिस्क्लोज करते तो क्या फायदे नुकसानात हैं। तो अगर आप डिस्क्लोजर कर देते हैं, पहली बात, और दूसरे पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं? इफ द कंपनी वर टू सप्रेस द इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों आपने ना अलग अलग पैराग्राफ्स में इसी तरीके से लिखना है कि ऑल्टरनेटिव 1 में ये है, ऑल्टरनेटिव 2 में ये है। अब अगर ऑल्टरनेटिव 1 की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या फायदे नुकसानात हैं? डैमेजेस हो सकते हैं। डैमेजेस का क्या मतलब है? मतलब बेसिकली पेमेंट्स आपको करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, नेग्लिजेंस की वजह से। फाइन की वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज थ्रेटन होंगे, एम्प्लॉयज की जॉब्स थ्रेटन हो सकती हैं, गोइंग कंसर्न के मसले आ सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है वो मिले ही ना, वो कहें कि भाई ये तो क्लेम मिले ही ना कि ये तो कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है ना। तो आमतौर पर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना वो बड़ी केयरफुली ड्राफ्टेड होती हैं। जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपना रिस्क बड़ा प्रोटेक्ट करके चल रही होती है। तो वो क्या करे? वो ये करे कि वो कहे कि भाई क्योंकि ये तो मैरी जेन्स की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वाकया पेश आया है, तो हम कोई रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे, हम इंश्योरेंस क्लेम कोई नहीं देंगे। और दूसरी चीज क्या है? आप इस इंफॉर्मेशन को छुपा लें। अब जब छुपाएंगे तो क्या होगा? अब सर जब आप छुपाते हैं ना इंफॉर्मेशन, तो उसमें इंफॉर्मेशन जब आप इंफॉर्मेशन छुपाएंगे तो सर उसमें ना इंफॉर्मेशन लीकेज का रिस्क जरूर एग्जिस्ट करता है। क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? इंफॉर्मेशन लीकेज का। देखिए कंपनी में तो बहुत से लोगों को ये इंफॉर्मेशन होगी, और कंपनी को तो छोड़ ही दें, वो जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है जिसने आपको एडवाइस दी थी कि भाई ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लो शिप में, उसके पास भी तो रिपोर्ट की एक कॉपी अवेलेबल होगी ना जिसके थ्रू उसने आपको एडवाइस दी थी। अगर वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई तो फिर सर जो इज्जत अफजाई है ना उसका स्केल और उसका लेवल एक नेक्स्ट लेवल होगा। सर इसमें हम वो भी लिख सकते हैं कि इसके मतलब यही जो ऊपर हमने नेगेटिवली लिखे है ना कि वो उसके कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे, उसका गोइंग कंसर्न के मसले चल पड़ेंगे। तो इस वजह से हम इसमें जो सेकंड पॉइंट है इसको इसमें हम
लिख सकते हैं ना कि इसकी कैश फ्लोज इफेक्ट नहीं होंगे, ये गोइंग कंसर्न पे कोई मसला नहीं होगा, और साथ ये भी बता दें कि इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इस वजह से हैवी फाइन्स वगैरह लग सकते हैं, अच्छा, तो ये इसको ज्यादा मस्ट इस ऑफिस है। इस सारे को रिपीट करने की बजाय ना आप यूं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर ये बता दिए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि ऊपर जो नेगेटिव चीजें बताई हैं वो इस सिचुएशन में एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म नहीं होंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म का तो पता नहीं ना, किसी टाइम लीक हो जाए इंफॉर्मेशन, तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म ये वाले साइड इफेक्ट्स नहीं अराइज करेंगे, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन सारी ये बातें रिपीट बेशक ना करें, ठीक है ना। मतलब आप ये कह दें कि ये जो अभी मैंने ऊपर बताई हैं चीजें, ये साइड इफेक्ट्स इस केस में नहीं होंगे एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, या और अच्छा आंसर क्या होगा कि आप कहते हैं अनटिल द इंफॉर्मेशन इज नॉट लीक्ड आउट, उससे भी सही होगा। बेहतर होगा कि अनटिल द इंफॉर्मेशन इज नॉट लीक्ड आउट, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद सर आपके पास जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो देख लेते हैं। स्टेप 7, स्टेप 7 होता है आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। अब इसमें बेसिकली आपने जब रीजनिंग करनी है तो आपने का ऑल्टरनेटिव 1 में होगी तो ये कॉस्टली चॉइस कि आप डिस्क्लोज कर दें, लेकिन कंपनी की जो क्लेम्ड एथिकल वैल्यूज हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ये एन मुताबिक होगा। जबकि जो ऑल्टरनेटिव 2 है कि इंफॉर्मेशन विद होल्ड कर दें, तो उसमें क्योंकि इंफॉर्मेशन लीकेज का भी रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो उसकी कॉस्ट बड़ी सीरियस हो सकती है। फिर उसके बाद ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो वैल्यूज हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी है। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि आप शेयर होल्डर वैल्यूज से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो दिस इज द लीस्ट एथिकल ऑफ द ऑप्शंस एंड सो शुड बी अवॉइडेड। तो आपने बेसिकली ऑल्टरनेटिव 1 की फेवर में बात कर दी, आपने ऑल्टरनेटिव 1 की सर फेवर में बात कर दी। एक्सक्यूज जी मी जी जी। सर, इसको तो ये डिसीजन तो हम एक लाइन में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने रीजंस वगैरह, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह, ऑप्शंस वगैरह सारा कुछ हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, तो यहाँ पे डिस्कस करने का फायदा नहीं है। यहाँ पे हाँ, आप सीधा आप यही बता सकते हैं कि बिल्कुल जी जी। बिल्कुल सही आपने कहा। ये वाला जो आंसर है ना, इसी वजह से मैं जरा थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मार्क भी कर रहा हूँ। मैं आपको इसका ये वाला ये जो एनोटेटेड वर्जन है, ये जिसपे मैंने मार्किंग की हुई है, यही दूंगा, और इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एसीसीए के आंसर्स होते हैं ना, इसमें एक चीज ये होती है, ये जो रिक्वायर्ड डिटेल होती है उससे ज्यादा दे रहे होते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब इतना आपने लिखना नहीं होता, ये जरा अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए ना ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ ना, जो चीजें और जो चीजें मैं बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आपने उतना ही लिखना है। तो आपका बात बिल्कुल इसमें सही है कि आप कहेंगे कि भाई ऑल्टरनेटिव 1 जो है वो एथिकल लग रहा है, क्योंकि वो एक समरी, मतलब कि वो नॉर्म्स वैल्यूज के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट है, जबकि ऑल्टरनेटिव 2 में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है और वो एक इतना एथिकल नहीं लग रहा। अब जरा ये सही एंड हो। में ट्यूटोरियल नोट चेक कीजिएगा। It is possible to argue for suppression of the report in the short-term protection of shareholder value. Allow some marks for logic of reasoning process if coherently argued, but alignment with the stated values of the company does not allow for suppression as a final decision. मार्किंग कितनी फ्लेक्सिबल है, चाहे वो एसीसी हो या आई कैप हो, ये मार्किंग इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो कह रहे हैं अगर कोई इस एंगल पे भी आर्ग्यू करे ना कि शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू के लिए आप ये इंफॉर्मेशन कंसील कर लें, तो आप उस पे भी बिल्कुल उसके मार्क्स 0 ना कर दें, कुछ क्रेडिट उसको भी दे दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो आंसर गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की जो अपनी वैल्यूज हैं
जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिस्टिंग रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे मुतसादिम है। तो इस वजह से वो आंसर अल्टीमेटली गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ मार्क्स उसको भी मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिकली दो क्वेश्चंस, आई अंडरस्टैंड कि ये जरा हैवी क्वेश्चंस थे, लेकिन इनको करवाने का मकसद सर क्या था कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हो जाए, कि अगर आपके पास टक्कर का अब इससे आधे से आधे से आधे से आधा सिनेरियो आपके पास होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप उसको मुझे उम्मीद है कि अब ज्यादा कंफर्टेबली और ज्यादा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकेंगे। अगर किसी का भी कोई सवाल हो, कोई इंशाल्लाह। कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए। अवैस भाई से पूछते हैं। आई एम सॉरी, अवैस अवैस साहब। भाई। जी अवैस साहब। नहीं सर, जो मसला था सर क्लियर हो गया बस। क्लियर हो गया, ठीक हो गया, माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मिस आयशा, आपका तो कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं है? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया। ये जिस तरह हैवी क्वेश्चंस हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू हेल्प यू विद द एग्जाम। ठीक है ना सर आप सर? क्वेश्चन इस तरह करवाते हैं कि कोई हमारा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, समझ समझ आ जाती है मतलब। बस अल्लाह करे कि एग्जाम में जो है ना चीज आमद होती रहे, क्लिक करती रहे चीजें, आमीन और आमीन। बिल्कुल इजीली इंशाल्लाह ताला पेपर मैनेज हो जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब इंशाल्लाह। करे। मेरी आमीन। थैंक यू तमाम सर। दुआएं आपके साथ हैं, और किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आपने क्वेश्चन जरूर ग्रुप में पोस्ट कर देना, ताकि उसके आंसर में हो सकता है कि 24 आवर्स का आपने मुझे टाइम देना है। कोशिश मेरी होगी उससे अर्ली हो जाए, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इस टाइम पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मतलब जो मॉक की मार्किंग, क्योंकि मैं पर्सनली मार्क कर रहा हूँ मॉक एग्जाम्स भी, तो उसमें भी काफी इंगेज हूँ। फिर कुछ और रिसोर्सेज अभी डेवलप करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, तो उसमें भी चीजें चल रही हैं। तो उस हवाले से सर आप लोगों ने थोड़ा सा सर बस वो एक एमएफए चीज के लिए करनी है है। कोई मूक वगैरह कुछ आपके पास? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ वैसे एक मॉक शेयर कर दूंगा, हाँ वो सर, हेल्प आप लोग कीजिएगा। अटेम्प्ट करें, ताकि एक अच्छी आपको उसमें प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है ना? सर जो आपने दूसरे क्वेश्चन दिए थे वो तो ट्राई किए थे हमने, तो इसलिए एक मॉक भी हो जाए तो फिर। जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ मॉक जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि आज या कल में शेयर कर दूं, और उसको कोशिश आप करें एक आध दिन में, 2 दिन में करके मुझे दे दें, ताकि उसकी मार्किंग भी टाइमली हो जाए और आपको फीडबैक भी मिल जाए। ठीक ठीक है है सर, ना? सर ये इंशाल्लाह सर। ऑडिट का मॉक कितने बंदों ने दिया था? ये बताने वाला है नहीं नंबर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। आप नहीं थे बस उसमें। नहीं मैं इधर ही था।